तुम लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। चलो तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, राइट? चलो भाई, चलो शुरू करते हैं फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं करंट कहता हूँ तो करंट का मतलब दिमाग में क्या आ रहा है बताओ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सही ना? करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को हम कैसा लेंगे, स्केलर या वेक्टर? बढ़िया। यूनिट क्या है? एम्पियर, ठीक है ना? करंट की यूनिट हमें पता है एम्पियर है। तो अब दो टाइप की करंट मुझे पता है, एक होती है हमारी एवरेज करंट। एवरेज करंट का मतलब क्या है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। एवरेज करंट का मतलब है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। और अगर मैं बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस करंट, तो इसका अंदर मेरे दिमाग में आता है dq/dt। इसके अलावा हम चार्ज को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। क्या दो टाइप के करंट बताइए तुम लोगों को? एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर मैं एवरेज बोलता हूं तो 7 मिनट होता है। अगर एवरेज बोलता हूं तब इसका क्या मतलब है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तुम लोगों ने 10th क्लास में क्या पढ़ा है? Q/T, राइट? याद आ रहा है? तो जो Q/T तुम लोग पढ़ते हो 10th में, ये एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है? एवरेज होता है। अभी हम लोगों ने 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, राइट? तो इसका मतलब अब 12th में कैसे क्वेश्चन आएंगे डिफरेंशिएट करने वाले? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन दे दिया Q = t² + 5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2t। और मैंने बहुत क्लियरली बोला dq/dt को हम क्या बोलने वाले हैं? I। तो हमारा जो करंट है क्या वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। देखो ध्यान से, I कितना आ गया? 2t। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बदलेगा उसके अकॉर्डिंग करंट बदलेगी। तो I1 कितनी होगी? I1 का मतलब टाइम को 1 डाल दो, 2। I5 कितनी होगी? 10 एम्पियर। इसका मतलब ये करंट कांस्टेंट है या वेरिएबल है? टाइम के अकॉर्डिंग बदल रही है। इसका मतलब अलग अलग इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू अलग अलग है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, टाइम इंटरवल बदलोगे तो एवरेज भी बदलेगा। चैप्टर 3 बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी मजा आएगा इसको पढ़ने में। अगर ये नोट कर लिया तो आगे बढ़े, ठीक है? अब ध्यान से देखना, अगर एग्जाम में सपोज ग्राफ आ गया Q वर्सेस T, आ सकता है? तो मैंने दो ग्राफ बना दिए, 1 और 2। 1 का एंगल हमारा कितना है? 30 डिग्री। और 2 का एंगल कितना है? 45 ले लें। तो जब भी मैं ग्राफ देखता हूँ मेरे दिमाग में बेसिक बात क्या आती है? स्लोप और एरिया, ठीक बात है? तो अगर एरिया निकालोगे तो Q/T लिखोगे, और स्लोप निकालोगे तो Q/T। तो क्या Q/T को I कह सकता हूँ?
और Q इंटू टी कुछ नहीं होता। इसका मतलब इस ग्राफ में हमारे लिए सिग्निफिकेंट क्या है, स्लोप है या एरिया है? स्लोप है, सही बात है। स्लोप का मतलब समझ पा रहे हो ना, मैं tan थीटा करना चाह रहा हूँ, सही है। तो अगर मैं I1 निकाल रहा हूँ फर्स्ट के लिए करें, तो क्या करना चाहिए मुझे? अगर I1 निकाल रहा हूँ तो क्या I1 का एंगल 30 डिग्री है? और सेकंड ग्राफ को सॉल्व कर रहा हूँ तो कितना एंगल दिख रहा है मुझे? 45, tan 45, tan 30 क्या होगा? 1/√3, और tan 45 1। तो क्या एग्जाम में पूछ सकता है रेशियो बताओ? पूछ सकता है ना, I1/I2 का रेशियो बताओ। ये ऐसे पूछ सकता है क्या कि I1 I2 में बड़ा कौन है ये बताओ, राइट और रॉन्ग? अगर I1 हमारा 1 एम्पियर है तो क्या I2 √3 एम्पियर है? इसका मतलब √3 मतलब 1.732, राइट? तो कौन सी करंट ज्यादा है? I2। तो दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछेगा रेशियो बताओ करंट का, या फिर क्या पूछेगा, मैग्नीट्यूड बताओ, I1 ज्यादा है या I2 ज्यादा है। तो एक बेसिक बात समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जब भी ग्राफ आता है मेरे दिमाग में दो ही बेसिक बात चलती है। मैक्सिमम क्वेश्चन में या तो मैं स्लोप लगाऊंगा या फिर एरिया। अगर ये नोट हो गया तो आगे बढ़े सबका। अब एग्जाम में उल्टा भी कर सकता है क्या? तुम रट के चले गए, अब एग्जाम में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या टेस्ट में मैं ऐसा डाल दूं। अब बताओ अब क्या लग रहा है? ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ने चेंज कर दिया है, एक्सिस इंटरचेंज कर दी क्या? वाई एक्सिस पे इस बार मैंने क्या ले लिया है, टाइम, और एक्स पे क्या लिया है, चार्ज। तो इस बार स्लोप क्या होगा? क्या इस बार स्लोप क्यों मतलब 1/i हो जाएगा? ठीक बात है। अक्षत बोलो क्या कह रहे हो? हाँ वैसे भी कर सकते हो, बट बेसिक बात ये क्या, हमेशा हम स्लोप कहाँ से लेते हैं? एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो करंट के साथ डायरेक्ट है या इनवर्स है? इसका मतलब अगर मैं I1/I2 लिख रहा हूँ तो मुझे एंगल में क्या लिखना पड़ेगा, tan θ2/tan θ1। θ2 कितना है मेरा, 45, और θ1 क्या है, 30। तो क्या इस बार √3:1 बन जाएगा? अगर 1-2 में कंफ्यूजन हो रहा तो मैं 3-4 लिख दूँ। अगर 1-2 में कंफ्यूजन हो रहा तो मैं इसको 3-4 लिख देता हूँ। I3/I4 इक्वल टू tan θ4/θ3। मतलब इस बार I3 और I4 में कौन बड़ा है? I3। एग्जाम में ग्राफ ग्राफ देगा, TQ ग्राफ दे देगा, QT ग्राफ दे देगा, बदलता रहता है। तो समझने वाली बात ये, अगर मुझे चार्ज दिया हुआ है और करंट निकालनी है तो मुझे क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन। उल्टा भी पूछ सकता है क्या एग्जाम में, करंट दे दे और चार्ज पूछे, तब मैं क्या सोचूंगा? ये फ्लो समझ में आया? जैसे 11th क्लास में करते नहीं थे, एक्सेशन निकालो, एक्सेशन दिया है वेलोसिटी निकालो। कॉन्सेप्ट चेक करता है भाई।
अगर ये नोट हो गया तो मैं एक क्वेश्चन बनाऊं इस पे। क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन हमें चार्ज दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। क्वेश्चन में कहेगा फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो दिमाग में क्या बात आ रही है? डिफरेंशिएट करो dq बाई dt। तो क्या t इसका डिफरेंशिएशन 2t होगा, 3t का 3 और 5 का, अब टाइम कितना बोला क्वेश्चन में 2, तो डाल दो, टाइम को 2 डाल दो, तो आई थिंक 7 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब उल्टा भी पूछ सकता है क्या, I is equal to t square plus 3t plus 5. Find charge flow in 0 to 2 seconds. दोनों क्वेश्चन का सेंस समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्यू से क्या निकाला था, आई। अभी क्या दे रखा है, आई, और क्या निकालना है, क्यू। सही बात है ना? तो आई का फॉर्मूला क्या था, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, आई डी टी। सही बात है। क्या करना चाहता हूं मैं, इंटीग्रेट। आई की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। सही है। क्या हमें टाइम बताया हुआ है 0 to 2 सेकेंड। तो इनिशियल टाइम कितना है 0 और फाइनल टाइम कितना है 2। इसका मतलब मैंने लिमिट अप्लाई कर दी है क्या। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखना चाहिए मुझे, टी क्यूब बाई 3, और टी का इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा, टी स्क्वायर बाई 2, और 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा 5t। अगर डिफरेंशिएशन में डाउट हो तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। अगर किसी को डाउट है ना तो बस ध्यान सुनना बेटा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बहुत सारे रूल होंगे, राइट। बट जो मैं रूल बता रहा हूँ फ्रिक्वेंटली यही यूज होता है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है x इक्वल टू टी टू पावर 7 प्लस टी टू पावर -7 प्लस 7, मान लो ऐसा दे दिया मैंने, ठीक है, और मैं कहता हूँ वेलोसिटी निकालो। ठीक है, तो ये मैथ्स का रूल है। अगर कहीं लिखा है y इक्वल टू एक्स टू पावर n, तो डिफरेंशिएशन का रूल है जो आज से याद रखना है, पावर आगे आती है और एक पावर क्या करनी है, बस दैट्स इट। इससे सारे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे तुम्हारे, बट बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी। कहीं फंसो तो मुझसे पूछ लेना। और तो अब टी टू पावर 7 को क्या लिखूंगा, 7 टी टू पावर 6। टी टू पावर -7 को क्या लिखूं, -7 टी टू पावर -8। और 7 में टी है नहीं तो क्या टी टू पावर 0 मान लूं, क्या लिखूं 0 टी टू पावर -1। ठीक है, तो क्या फाइनली ऐसा हो जाएगा 7 टी टू पावर 6 -7 टी टू पावर -8 प्लस 0। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के बहुत सारे रूल है, बट मैंने एक बेसिक रूल बता दिया कि जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर तुमको डिक्रीज कर देना है, राइट। अगर Q लिखा है टी टू पावर 9 और क्वेश्चन में हमसे बोलता है आई निकालो, तो क्या करूँ, डिफरेंशिएट, पावर एक आगे ला दो और यहाँ पे पावर एक कम कर दो, दैट मीन्स 9 टी टू पावर 8। एक बेसिक बात मैंने बता दी कि भाई डिफरेंशिएशन में इतना तो पता होना चाहिए एटलीस्ट। वैसे अगर तुम कहते हो इंटीग्रेशन बता दो, हाँ प्रैक्टिस करते रहो, चीजें याद होती रहेंगी। और डरोगे तो डराती रहेगी। एक सिंपल बात है, कोशिश करो भाई, सर ने डिफरेंशिएशन में एक बात तो बता दी ना आज,
पजल समझते हो? एक फोटो होती है, उसके 15-20 पार्ट कर दिए जाते हैं, फिर उनको असेंबल कराया जाता है। समझते हो जिक्सा पजल्स? तो जब हम एक फोटो को तोड़ देते हैं 20 पार्ट में, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है एक बड़ी फोटो को तोड़ देना, ठीक है ना? अब उन ब्लॉक्स को वापस अरेंज कर सकते हैं क्या? बच्चे ऐसे ब्लॉक्स बनाते हैं, तो उन सारी फोटोज को कंबाइन करके ओरिजिनल फोटो बना ली, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब मेरे दिमाग में बेसिक बात क्या है, छोटी छोटी चीजों को ऐड करके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है? और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, एक बड़े स्ट्रक्चर को तोड़ देना छोटे छोटे पार्ट में। तो इंटीग्रेशन का मतलब सिंपल शब्दों में समेशन कह सकता हूँ, एडिशन टाइप की चीज, ठीक है? तो अगर मुझसे कोई पूछता है इंटीग्रेशन बताओ, तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला मुझे पता है, x टू पावर n dx। तो dx क्या बोल रहा है, x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है? ये सिंबल किस चीज का सिंबल है, इंटीग्रेशन का। तो एक बेसिक बात है, जितनी भी पावर हो उसमें 1 क्या कर देना है, ऐड, और उससे ही डिवाइड कर देना, प्लस एक कांस्टेंट आ जाता है ऐसे। इसका मतलब मैंने कौन सा इंटीग्रेशन बताया, ये इनडेफिनिट, मतलब विदाउट लिमिट वाला। इसका मतलब इसमें एक कांस्टेंट सी चलेगा। अगर तुमको अगर डेफिनेट बताऊं, तो डेफिनेट में एग्जांपल ले लिया मैंने, टी स्क्वायर या टी क्यूब इंटू डी टी 1 to 3। तो क्या मैंने यहाँ लिमिट लगा दी, ठीक है? लोअर लिमिट कितनी है हमारी, 1। नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलेंगे, ऊपर वाले को अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, 3। तो सबसे पहली बात, टी टू पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या दिख रहा है मुझे, टी टू पावर 4 अपॉन 4। इस बार सी नहीं लिखेंगे, इस बार सी नहीं लिखेंगे। मिनिमम वैल्यू 3 है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, सॉरी लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3। अब सॉल्व कैसे करते हैं, दो ब्रैकेट बनाओगे और बीच में क्या डालना है, माइनस। पहले अपर लिमिट डाल दो, इसका मतलब जहां पर टी लिखा है वहां पे क्या लिख दो, 3। अगली बार क्या लिखूं, 1, टी की जगह 1 लिख दो। तो क्या ये बन जाएगा 81/4 माइनस 1/4। बताओ बेटी, लिखा है मैंने? इसका मतलब 80/4 20। अब ठीक है, एक बेसिक बात बता दी कि इंटीग्रेशन में इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए सबको। और इंटीग्रेशन दो टाइप के बताया क्या, एक विदाउट लिमिट वाला, एक विद लिमिट वाला। विद लिमिट को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ जो कांस्टेंट है वो हम लोग नहीं लिखते हैं, लिमिट हमें पता होती है। इनडेफिनेट में हमें सी की वैल्यू पता नहीं है, सी कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट है 1 2 3 10 कुछ भी, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट। तो समरी के फॉर्म में डिफरेंशिएशन में क्या बताया, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। और इंटीग्रेशन में क्या बताया, पावर बढ़ जाएगी और डिवाइड हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के कैसे हैं, रेसिप्रोकल है। जो डिफरेंशिएशन करेगा उसका उल्टा इंटीग्रेशन करेगा। यानी अगर एक फंक्शन को मैं पहले डिफरेंशिएट करूं और वापस इंटीग्रेट कर दूं, तो क्या ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा? सबको क्लियर हुआ ना मैंने क्या बोला? तो वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या मैंने क्वेश्चन में दो पार्ट बनाए, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया था, चार्ज, और क्या पूछा था, करंट। सेकंड पार्ट में मैंने क्या बनाया, करंट गिवन है और चार्ज निकालना है, ठीक है? तो फ्लो जो फ्लो हमारे दिमाग में वो ये है कि चार्ज से करंट कैसे निकालोगे, डिफरेंशिएट करके। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t, 3t का 3, और 5 कांस्टेंट है तो 0। ठीक, ये बात थी डिफरेंशिएशन की। अब उल्टा सोचते हैं, अगर हमें करंट दिया है और चार्ज निकालना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो। यहाँ टी की पावर कितनी है, 2, तो ऐड कर दो। तो क्या टी टू पावर 3 बनेगा, और उसी से डिवाइड कर देना है। आप सही है? टी टू पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी टू पावर 2/2। 5 के साथ कुछ था या नहीं था, तो क्या टी टू पावर 0 मान लें, 5 के साथ टी नहीं था ना, तो टी टू पावर मैंने क्या ज्यूम कर लिया, 0।
तो अब देखो टी जीरो क्या डालूंगा माइनस, पहले कौन सी लिमिट लगाओगे, अपर लिमिट 2, तो जहां जहां पे 2 लिखा है वहां वहां सॉरी जहां जहां टी लिखा बताओ 2 क्यूब, बढ़िया, फिर +3 इंटू T2 डाल दो, सही लिखा है मैंने। अब अगली बार क्या डालोगे, 0, तो ये सारा 0 बन गया, तो ये बन जाएगा हमारा कितना 8/3 + 16, सही लिखा है मैंने, 56/3 परफेक्ट, 56/3 कूलम, सही बात है ना। किसी कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो जो लोग ऑनलाइन है। नहीं सर अभी डाउट नहीं है। ठीक है, एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या करना है। तो एक क्वेश्चन दूं करने को मैं ऐसा, क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। अच्छा जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आती है थॉट में, अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़ती है। हो गया, और जब मैं क्वेश्चन दूं ना सॉल्व करने को तो ट्राई जरूर करो, ट्राई करोगे तो दिखेगा कि भाई क्या चल रहा है। अगर हो गया तो आगे बढ़े। चलो कौन सही है ना। हो गया बेटा, ठीक है, तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैंने तुम लोगों को करंट दे दिया है 5 + 60², और पूछा है फाइंड चार्ज फ्लो फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड। हमें निकालना है 1 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो बेसिक बात क्या है, आई इज इक्वल टू dq/dt। तो अगर तुमको dq निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आई dt। अब इसको इंटीग्रेट करो, क्या क्वेश्चन में लिमिट दी है, अप्लाई करो, कोशिश करो तो कितना कर पाते हो। बढ़िया, और किसी का। ठीक है, दो लोग आ गया, और
लिमिट 1 to 3 अप्लाई करिए ना। ठीक है, तुम लोग का इंटीग्रेशन का फंक्शन क्या बना, ऐसा बना 5t + 3t क्यूब। अब लिमिट डाल के देखो, अपर लिमिट डालो माइनस लोअर लिमिट डालो। मेरा 62 आ रहा है। तो इस बार लिमिट मैंने 0 से 3 डाली है या 1 to 3? इसका जरूरी नहीं कि लोअर लिमिट हमेशा 0 आए। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। हो गया, ठीक है। और देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चलते हैं, पता सबको? तो न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन, जिसका पाथ कैसा है, सर्कुलर। सही। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, राइट। मैंने इसकी रेडियस बता दी, इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है वो कितनी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो क्या यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे? तो अगर चार्ज मूव कर रहा है तो क्या करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा? सोचो मेरी बात, सही बात कह रहा हूँ? तो वही करंट निकालनी है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, ठीक है। क्या टाइम को मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड कह सकता हूँ, राइट और रॉन्ग? तो अगर एक राउंड की बात मैं सोच रहा हूँ तो कितना डिस्टेंस चल रहा है, 2πr, कितनी स्पीड से, v। क्या टाइम को मैं 2πr/v कह सकता हूँ? सही बात है। तो क्या मैंने तुम लोगों को स्पीड बता दी है, रेडियस बता दी है, चार्ज भी पता है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 × 10⁻⁹। इंपॉर्टेंट बात है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहा है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेगा, जिधर पॉजिटिव मूव करता है वही डायरेक्शन किसकी, करंट की। और इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या बोला, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेगा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो क्या मेरे डायग्राम में लेफ्ट में जा रहा है, जो मैंने नीचे डायग्राम बनाया है, क्या इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जा रहा है, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन बोलना चाह रहा हूँ। तो करंट किधर जाएगी, राइट में। तो क्या एग्जाम में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगी तो करंट कैसी होगी, सही, ये भी तो पूछ सकता है, ठीक है। कैलकुलेट करके बताओ कितना है। फॉर्मूला मैंने तुम लोग बता दिया, 10⁻⁻10। एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻। चार्ज हमारा ये कूलम में है। सारी वैल्यूज मैंने दे दी है, कैलकुलेट करूँ। पाई को 22/7 डालने से कोई फायदा होगा?
हाँ समझ में आया ना मैंने क्या हिंट दिया? कैलकुलेट करो, बता दो कितना आ रहा है। और 0.53 को मैंने अप्रोक्सीमेटली 0.5 मान लिया था, राइट? आया किसी का? परफेक्ट है, मुझे तो लगता है बिल्कुल सही आया है। और देखो मेरा आ रहा है 1.1 मिली एम्पियर। तुम लोग देख लो कितना है। हाँ ठीक है। 1.1 मिली एम्पियर आ रहा है मेरा। तो क्या यहाँ पर मुझे करंट दिख रही है एंटी क्लॉकवाइज? तो मेरे दिमाग में एक बात और चल रही है, मैग्नेट वाली, कि जब करंट क्लॉकवाइज होता है तो क्या वहाँ साउथ पोल बन जाता है? ऐसा पढ़ा तुम लोगों ने कभी 10th में मैग्नेट्स में? और एंटी क्लॉकवाइज होता है तब नॉर्थ पोल। तो क्या पोलैरिटी भी पूछ सकता है कि अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो कौन सा पोल बनेगा जो हमें दिख रहा है? नॉर्थ पोल बनेगा। हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ कि क्या हम करंट की डायरेक्शन, पहले ये बताओ, क्या करंट करिंग लूप जो होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? मतलब करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है नहीं होती है? सबने पढ़ा 10th क्लास में। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या मैंने दो डायग्राम बनाए हैं? नीचे डायग्राम में मेरी करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। तो जब करंट क्लॉकवाइज होता है तो वहाँ साउथ पोल बन जाता है। बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब मैग्नेट पढ़ाऊंगा। अभी तो बस एक आइडिया डाल रहा हूँ दिमाग में कि देखो ऐसा सोच सकते हैं। और ऊपर डायग्राम में करंट कैसे चल रही है तो वहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा। फिजिक्स में तो कुछ भी पूछ लेते हैं ना, किसी भी टॉपिक का कुछ भी पूछ लेते हैं। तो मैंने एक आइडिया दे दिया कि देखो इलेक्ट्रॉन के मोशन से क्या बन गई? करंट। करंट से क्या बन गया? मैग्नेटिक पोल। नॉर्थ एंड साउथ पोल बन गया। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। तो एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया करंट का। देखो मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया क्या, करंट का मतलब मेरे दिमाग में क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी जब भी चार्ज फ्लो होगा तो हमें क्या दिखनी चाहिए? करंट। करंट को हम कैसी क्वांटिटी बोलते हैं? स्केलर। और यूनिट हमारी कैसी है? एम्पियर। अब दो टाइप की करंट मैंने आज सिखाई, एक होती है एवरेज करंट और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट का मतलब मैंने बोला टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज। चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे उससे करंट आएगी। इंस्टेंटेनियस है, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पर वैल्यू डिफरेंट आएगी। सेम भी आ सकती है बट चांस है कि डिफरेंट आएगी, वो तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक बात है। तो डिफरेंशिएशन कहाँ पे लगाना है? जब हमें चार्ज टी के फंक्शन में दिया हो। सही बात बोली। अगर एग्जाम में बोलता है Q इक्वल टू 2t+3, तो क्या चार्ज टाइम की फॉर्म में दिया है? तो उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा अगर ग्राफ दिया है QT ग्राफ, तो उसका स्लोप क्या देगा? आई। फिर मैंने उल्टा बनाया है क्या, TQ ग्राफ, इसका स्लोप क्या देगा? 1/i। चार्ज से करंट कैसे निकालूंगा?
डिफरेंशिएट। करंट से चार्ज कैसे निकालूंगा? दोनों तरीके से पूछता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन में एक बेसिक बात बताई, t⁻7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 7 t⁻6, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम कर देना है। इंटीग्रेशन में मैंने बताया t⁻3 का इंटीग्रेशन क्या है? t⁻4/4। सही है, जितनी भी पावर है उसमें एक ज्यादा कर दो और उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर सर्कुलर मोशन आ गया, इलेक्ट्रॉन के पाथ के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है तो करंट कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और हमने यहाँ एवरेज करंट निकाली Q/T से, और टाइम कैसे निकाला? टाइम को निकाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2πr/v से, ठीक है ना। ये हमारी एवरेज करंट है या इंस्टेंटेनियस करंट है? एवरेज, एवरेज करंट है, ठीक है ना। हाँ, नॉर्थ को बनेगा क्योंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, इस बार वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? करंट, सही है। और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया है मैंने? टाइम, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्राफ का एरिया पूछूं तो क्या I × T को मैं चार्ज कह सकता हूँ? सही बात बोली। तो अगर मैं पूछता हूँ चार्ज बताओ 0 से लेकर 10 सेकेंड में, तो इसका मतलब बेसिक बात तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सही बात है। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 4 इंटू 8। देखो भी 8 से कह रहा हूँ मैं। ये मेरे हिसाब से आ जाएगा 36। तो एक देखो, हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा अभी तक, करंट इज Q/T। और देखो क्वेश्चंस कितने सारे बन रहे हैं, नोटिस कर रहे हो? बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं क्वेश्चंस। हाँ बेटा। हाँ, मतलब हमने देखा कि इस ग्राफ का एरिया क्या देगा? I × T। और I × T को हम क्या बोलते हैं? चार्ज। इसका मतलब इस ग्राफ का जो भी एरिया है वो चार्ज रिप्रेजेंट करता है। और जब भी ग्राफ है यही बात हमेशा सोचो, ये तो स्लोप लगाऊंगा या एरिया लगाऊंगा, इससे ही मैं सोचता हूँ हमेशा। 99% क्वेश्चन मुझसे आज तक ऐसे बन गए हैं इसी लॉजिक से। तो अगर ये क्लियर हो तो आगे ओम्स लॉ पे बढ़े हम, अगर करंट वाली बात समझ में आ गई हो तब। ठीक है, नेक्स्ट इन डालू ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम बता सकते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है? प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट और सेम, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या कोई कांस्टेंट आएगा? उस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो क्या हमारा फॉर्मूला बन गया? V = IR। यहाँ पे V में क्या बोलना? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या बोलना चाह रहा हूँ? करंट। और R हमारा कौन है? रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस की यूनिट पता है हमें? ओम। बहुत बढ़िया, सही। करंट की मैंने बता ही दी है, एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखूंगा? वोल्ट, ठीक है। तो एक बेसिक फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, V इज प्रोपोर्शनल टू I और V = IR। यहाँ पे R को हम ρL/A कह सकते हैं। ध्यान दिया सबने? रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और होता है ρL/A। L हमारा कौन है? लेंथ ऑफ वायर। जो भी वायर हम देख रहे हैं उसकी लेंथ को L कह रहे हैं। A कौन है?
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन समझते हो ना, ये बात कह रहा हूँ, ये देखो मैंने शेड कर दिया है, दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एंड रो हमारा कौन है, रेजिस्टिविटी, रो हमारी रेजिस्टिविटी। इसका दूसरा नाम मुझे क्या पता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, ठीक है ना, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम मीटर, और ओम किसकी यूनिट है, ओनली रेजिस्टेंस की। इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, देखना भी मैं करवाऊंगा। अगर यहाँ तक की बात क्लियर हो तब आगे बढ़े। V इज इक्वल टू आई आर, आर हमारा कौन है, रेजिस्टेंस, जिसका मैंने एक फॉर्मूला और बताया, रो एल बाई ए। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। V इज इक्वल टू आई आर में क्या मैं आर को V बाई आई कह सकता हूँ, सही है। अगर मैं वोल्टेज को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस पे और करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी और करंट, गड़बड़ नहीं है, सोचो सोचो, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, करंट डबल हो जाएगी। ओम्स लॉ क्या था बेसिक, V इज प्रोपोर्शनल टू I, R तो कांस्टेंट था, तो वोल्टेज को बदलने पे क्या बदलेगी, करंट। घर में ज्यादा वोल्टेज जाएगा तो ज्यादा करंट आएगी, वहां का रेजिस्टेंस थोड़ी नहीं बदलेगा। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ V और I, बट डिपेंड ऑन रो एल ए एंड टेम्परेचर ऑल्सो, राइट। रो का मतलब मैं मटेरियल कहना चाह रहा हूँ क्या, मटेरियल बदलोगे तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। आर इक्वल टू रो एल बाई ए से रो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर ए बाई एल। अगर मैं लेंथ को ट्वाइस कर दूं तो रो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नो इफेक्ट। इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, रो लेंथ पर और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। बढ़िया, वेरी गुड। हाँ मतलब मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे भी करेगा, प्रेशर पे भी करता है। हालांकि प्रेशर पर हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग का मेन प्राइम फोकस कहाँ पर है, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बदलने पर रेजिस्टिविटी बदल जाती है। तो सिर्फ फॉर्मूला याद करना एनफ है, या फॉर्मूले में समझ में आना चाहिए कौन किस पे डिपेंड करता है, समझ में आना चाहिए भाई किस पे कौन क्या करता है। अगर तुम लोगों ने मेरी बात ध्यान दिया हो, रेजिस्टेंस लेंथ पे करता है या नहीं करता, रेजिस्टेंस लेंथ पे करता है बट रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। अगर मैं रो चेंज करूंगा, रेजिस्टिविटी चेंज करूंगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। इसका अलग अगर एक वायर कॉपर का है, कॉपर की जगह मैं एल्यूमिनियम का वायर ले लूं या गोल्ड का वायर ले लूं तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा, बदल जाएगा, और रेजिस्टिविटी भी बदल जाएगी क्योंकि मटेरियल बदल गया। अब अगर मैं एक वायर लूं कॉपर का 1 मीटर लॉन्ग और एक कॉपर का वायर लूं 5 मीटर लॉन्ग,
तो रेजिस्टेंस सेम है, बदल गया, बदल गया, नहीं बदलेगी, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। एक एक्सपेरिमेंट हमने करा जून में, गर्मी के टाइम में, सेम एक्सपेरिमेंट हमने दिसंबर में। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि सीजन बदल रहा हूँ। गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा है, 40 डिग्री टेम्परेचर लैब में, दिसंबर में टेम्परेचर 20 डिग्री पहुंच गया, तो क्या टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट आता है? तो इसका रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। सही है। तो हम लोग चाहते हैं लैब में रेजिस्टेंस यूज करें जो टेम्परेचर पर डिपेंड करे या ना करें, ना करें। इसके अलावा जो हम रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करेंगे उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो एलॉयज से बनाए जाते हैं। एलॉयज समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 2-3 मेटल्स को मिलाकर। तो एलॉयज में क्या खास बात होती है? टेम्परेचर बदलने पर रेजिस्टेंस नहीं बदलता। इसको भी नोट करके लिख लो। एलॉयज में समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? एलॉयज में खास बात क्या होती है? अगर तुम टेम्परेचर को चेंज करोगे, राइज और फॉल, तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या रहेगा? सेम। एलॉयज में ये खास बात होती है। इसका अगर मुझे रेजिस्टेंस बनाना है तो मुझे मेटल यूज करना चाहिए या एलॉयज? एलॉयज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाई वी प्रेफर एलॉयज फॉर रेजिस्टेंस बॉक्स। तो कॉमन सेंस मैंने क्या दिया? एलॉयज पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता। नहीं, बट वाइस वर्सा, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है, बट रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। नोटिस एलिमेंटल कौन है? रेजिस्टिविटी चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। सही। अगर रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो जरूरी नहीं कि रेजिस्टिविटी चेंज हो सकता है तुमने लेंथ बढ़ा दी। सही बात बोली। तो फंडामेंटल फंक्शन कौन है, रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी फंडामेंटल है। रेजिस्टिविटी बदलोगे तो पक्का रेजिस्टेंस बदलेगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, देखो आर इक्वल टू रोल भाई, सही है। अगर मैं लेंथ को क्या कर रहा हूँ, डबल 1 मीटर या 2 मीटर का फ्री क्या है, सेम, बट रेजिस्टेंस क्या हुआ? तो इस एग्जांपल से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर हो रहा है तो जरूरी नहीं कि रेजिस्टिविटी चेंज हो। ठीक बात है। अब अगर मैं कॉपर वायर की बजाय गोल्ड का वायर ले रहा हूँ तो मटेरियल बदल दिया क्या? तो पक्का रेजिस्टिविटी नहीं रहेगी और रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। अब ठीक है, इस पर क्वेश्चंस कराता हूँ तो क्लैरिटी आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, इंडिकेटर्स पे कैसा क्वेश्चन आएगा देखो। हमारे पास एक वायर है, इसकी लेंथ कितनी है एल, एरिया कितना है ए, रेजिस्टेंस कितना है आर। ठीक है। अब हमने वायर को क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। तो अगर वायर को स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ जाएगी। ठीक है। तो वायर को स्ट्रेच करने पर लेंथ हमारी क्या हो गई है, बढ़ गई। 3L कर दो, सही है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया पक्का क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा। सही बात बोली। वॉल्यूम कंजर्व रहेगा नहीं रहेगा? इसका मतलब A1 L1 किसके इक्वल होगा, A2 L2। A1 हमारा A, L1 हमारा L है, A2 पता नहीं कितना है, L2 कितना है 3L। तो क्या हमारा एरिया A/3 हो जाएगा? सही बात है। तो स्ट्रेच करने पे क्या हुआ, लेंथ अगर ट्रिपल हो गई है तो एरिया क्या हो गया, 1/3। ये लॉजिकल लगा। रजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेम रहेगी। अगर पहले रजिस्टिविटी रो थी तो अभी भी रजिस्टिविटी क्या रहेगी, रो। आर का फॉर्मूला क्या था, 2L/A। ठीक है ना? सही। अब ध्यान से देखना, मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर दिया, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो क्या रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, क्या वॉल्यूम
कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? एल स्क्वायर पे। ध्यान दिया, एल पे नहीं, एल स्क्वायर पे। तो R2 बाई R1 L2 बाई L1 होल स्क्वायर। L1 कितनी थी हमारी? L। L2 क्या थी? 3L। तो क्या R2 आ गया हमारा? 9R1। बताओ भाई। यहाँ समझने वाली बात है, आर एल पे जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो फंडामेंटल बात है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। उसका रीजन बताया मैंने, वॉल्यूम कंजर्वेशन से, राइट। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन दो मैं करने को इस पे अब, ठीक है। अगर ये क्लियर हो तो दूं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो क्या करना चाह रहा हूँ। इफ अ वायर इज स्ट्रेच so that length is increased by 1%. Find percentage change in resistance. If a wire is stretched so that length is increased by 1%, find percentage change in resistance. तो सबसे मेन बात है, इस क्वेश्चन में हमने वायर को क्या करा है? स्ट्रेच करा है। स्ट्रेच सुनते ही फंडामेंटल बात में क्या नहीं चाहिए? रो एल बाई ए। अगर स्ट्रेच करा है तो वॉल्यूम क्या होगा? कंजर्व होगा, तो उसको वॉल्यूम के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। क्या करूं? एल बाई एल। ये पहले समझ में आएगी एल वाला लॉजिक मुझे कहाँ से मिला, क्योंकि मुझे वॉल्यूम क्या करना है? कंजर्व करवाना है। तो क्या आप इसको मैं कह सकता हूँ आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। सही है। अब ध्यान देना, मैं यहाँ 11th क्लास में कौन से करने वाला हूँ। क्या 11th क्लास में हमने कुछ एरर्स पढ़ा था? तो एरर्स है डेल्टा आर बाई आर इसके इक्वल होगा। तो जो अगर पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैंने बताया। एरर का मेथड है कि अगर आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है तो जो भी पावर है वो आगे आ जाती है क्या एरर में? बट ये मेथड कब लगेगा? जब क्वेश्चन में जो हमारा एरर है वो 5% से क्या हो, कम हो, तभी लगा सकते हैं तरीके। अब इसको इंटू 100 करने से क्या फायदा होगा? क्या ये परसेंटेज बन जाएगा? परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू इंटू का मतलब है लेंथ की पढ़ाई। तो जो ये एरर वाला मेथड है ये कब लगाओगे? जब परसेंटेज चेंज हमारा 5% से कम है तब लगाना। जैसे मैंने लेंथ कितनी बढ़ाई थी? 1%। अब एग्जाम में तुम्हारे आ गया 0.3%, तो सीधा आंसर क्या लिखूंगा? 2 इंटू 0.3। जितना भी लेंथ में चेंज करोगे क्या उसका ट्वाइस में इफेक्ट आएगा रेजिस्टेंस में? पर उसकी एक कंडीशन मैंने क्या बोली है कि जो हमारा परसेंटेज चेंज होना चाहिए वो 5% से कम होना चाहिए। अब सेम क्वेश्चन
सेम क्वेश्चन मैंने बोला, इफ ए वायर इज स्ट्रेच सो दैट लेंथ इज इंक्रीज बाई 10%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। देखो ट्राई करो, कर पाओगे? If wire is stretched so that length is increased by, सेम क्वेश्चन है तो मैं ट्राई करूं। बस 1% की जगह मैंने क्या कर दिया है 10%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो जब भी स्ट्रेच वर्ड आता है तो दिमाग में क्या आता है? वॉल्यूम कंजर्वेशन। इसका मतलब लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना ही करना है, राइट? क्या बन गया ये? रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। क्या आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो गया? सही है। अब यहाँ परसेंटेज चेंज 5 से कम है या ज्यादा है? तब एरर वाला तरीका नहीं चलेगा। अगर मैंने इस 10% को 2% कहा होता तो आंसर क्या आता? 4%। 3% कहा होता, सही ना? 4% कहा होता तो 8। अगर 10% का है तो आंसर 20% नहीं आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा दिखाता हूँ। पहले ध्यान दिया सबने मैंने क्या बात बोली? अगर लेंथ को तुम 10% बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस इस बार 20% इंक्रीज नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। करके देखते हैं कैसे। पहले बताओ, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर को क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 बाई L1 होल स्क्वायर कह सकता हूँ। अगर ओरिजिनल लेंथ मेरी 100 थी तो अभी लेंथ कितनी हो गई है? 10% ज्यादा, तो 110 हो गई। ये बात ठीक बोली मैंने? अगर ओरिजिनल लेंथ 100 थी तो अभी कितनी लेंथ हो गई है? 110। तो R2 बाई R1 कितना आ गया मेरा? 121/100 आ गया क्या? बताओ भाई। इसका मतलब मेरा R2 बाई R1 कितना है? 1.21। R2 कितना आ गया? 1.21 R1। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे? न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। फॉर्मूला ध्यान दिया सबने? परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? न्यू रेजिस्टेंस माइनस ओल्ड रेजिस्टेंस अपॉन ओल्ड रेजिस्टेंस इंटू 100। तो अब पुट करो और देखो कितना आता है। 21% आ रहा है या नहीं आ रहा? करके देख लो सब। आ रहा है? तो हो जाएगा भी क्वेश्चन। अगर मैं 10% की जगह क्वेश्चन में 20% बोलता, एनी आइडिया क्या आंसर आने वाला था? अगर मैं 10 की जगह 20% बोलता, देखो ध्यान से, फिर से बोल रहा हूँ, लॉजिक पकड़ना सीखो। जब मैंने 10% बढ़ाया था तो आंसर तुमने कितना बोला? अब मैं कह रहा हूँ 20% बढ़ा रहा हूँ, 44। सोच लो सब लोग ध्यान से। 30% बढ़ा रहा हूँ, 30% मतलब 1.3 दिख रहा है मुझे। 20% मतलब मुझे क्या दिख रहा है? 1.2 का स्क्वायर। क्या बना था? सोचो, क्या 69% आ जाएगा? 10% का मतलब मुझे क्या दिख रहा था? 1.1। 40% बोला तो आंसर क्या आएगा? बताओ भाई। देखो
50% बोला तो क्या आएगा? 125% आ जाएगा। 100% बोला तो क्या आएगा? उस लॉजिक को पकड़ो जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बेसिक बात से करना, जो मैंने सिखाया उससे कर लेना। बट प्रैक्टिस से समझ में आ रहा है ना क्या फर्क पड़ता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो मैं सॉल्व थोड़ी नहीं करूंगा, मैं तो सीधा टिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा। सब्जेक्टिव में आया तो सॉल्व करना। अभी देखता हूँ, मैंने आधे हुए थे, आधे रह गए। तो आज इतना करें। तो आज मैं तुम्हें 2